और आइए बढ़ते आगे की खबरों की ओर और बात करेंगे चुनाव की खबरों की। पहले चरण के मतदान के 14 दिन पहले कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र मैनिफेस्टो आज रिलीज कर दिया। जहां 5 अप्रैल 2024 को कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र, जिसका नाम उन्होंने न्याय पत्र रखा है, वो आज रिलीज हुआ। दिल्ली में पार्टी के मुख्यालय में पूरे फैन फेयर के साथ इसको रिलीज किया गया। पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। खुद अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे थे, सोनिया गांधी मंच पर थी, राहुल गांधी मंच पर थे, मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन पी चिदम्बरम मंच पर थे। खास बात यह रही कि कांग्रेस ने बीजेपी का काट ढूंढने के लिए अपने कुछ नीतियों में बदलाव के संकेत भी दिए हैं। कुछ नई बातों की इस मैनिफेस्टो में उसको इंक्लूड भी किया गया है। और सबसे खास बात यह कि एमएसपी का जिक्र किया गया है, उसको कानून बनाने की बात की गई है और जाति की जनगणना को भी जरूर कराने की बात की गई है। और क्या है खास बातें कांग्रेस के मैनिफेस्टो में, पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं और फिर कुछ मेहमानों से चर्चा भी करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले कांग्रेस ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस चुनावी घोषणा पत्र का नाम कांग्रेस ने रखा है न्याय पत्र 2024। इसके कवर पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी दोनों की फोटो है। नीचे भारत जोड़ो यात्रा की भी तस्वीर लगाई गई है। चुनावी घोषणा पत्र में 10 न्याय पर फोकस किया गया है, जिसमें फोकस है युवाओं, महिलाओं, किसानों, श्रमिकों और हिस्सेदारी पर। मेन वादा हमारा जो कास्ट सेंसस के ऊपर राहुल जी बोल रहे हैं, कास्ट सेंसस में तो SC ST लोग है, OBC पिछड़ा वर्ग है, साथ ही साथ सेंसस में जो अपर कास्ट के लोग हैं उसमें भी कुछ गरीब लोग, इकोनॉमिक क्लास जो नीचे रह गए, उनके पर भी ध्यान दिया जाएगा। वो जो गारंटी है वो खास चीज़ है। जातिगत आधार पे जनगणना, यस, ये बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि जब तक हम पूरे समाज को साथ लेके नहीं चलेंगे, समानता नहीं होगी, तो हम सुख से नहीं रह सकते। 2019 में कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र का शीर्षक था हम निभाएंगे, लेकिन अब 2024 में 48 पेज के इस मैनिफेस्टो का टाइटल दिया गया है न्याय पत्र 2024। 2019 की तरह फोकस इसमें किसानों, महिलाओं, श्रमिकों और युवाओं पर किया गया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में कुछ अहम वादे ये हैं: जातिगत जनगणना कराएंगे, आरक्षण का 50% का कैप हटाएंगे, 25 साल से कम के युवाओं के लिए 1 साल प्रशिक्षण और 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। पेपर लीक के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होगा और पीड़ितों को मुआवजा दिया जाएगा। 30 लाख खाली सरकारी पदों पर भर्ती की जाएगी। मनरेगा के तहत मजदूरी बढ़ाकर 400 रुपए प्रतिदिन की जाएगी। गरीब परिवार की महिला को सालाना 1 लाख रुपए की मदद की जाएगी। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के तहत MSP की कानूनी गारंटी दी जाएगी। किसानों की कर्ज माफी और MS की कानून की गारंटी भी हम देंगे। और श्रमिक न्याय, इसके तहत मनरेगा में भी 400 रुपए के न्यूनतम, कम से कम 400 रुपए मजदूरी दिया जाएगा। मीडिया ने कांग्रेस से सवाल किया कि मोदी सरकार के खिलाफ चुनाव में जाने के पहले कितने आश्वस्त हैं। सुनिए राहुल ने क्या कहा। वैसे नरेंद्र मोदी जी ने पॉलिटिकल फाइनेंस की मोनोपोली बनाई है। कैसे बनाई है? ED, CBI, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का प्रयोग करके। अगर आप बॉन्ड स्कीम्स को देखें तो उसमें साफ दिख जाता है कि नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने एक प्रकार से पॉलिटिकल फंडिंग एक्सटॉर्शन से, धमकी से, प्रेशर से बनाई है। कांग्रेस ने आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण को जारी रखने की बात कही है। ये हमारा की पॉइंट है, आवाम का और जनता का मैनिफेस्टो है। हम महिलाओं के साथ खड़े हैं, युवाओं के साथ खड़े हैं, नौकरियों के साथ खड़े हैं, किसानों के साथ खड़े हैं, इस देश के लोगों के अधिकार के साथ खड़े हैं
और जो लोकतंत्र को राजतंत्र बनाने की कोशिश है उसके साथ खड़े हैं। मोटा मोटी हम कहेंगे की पॉइंट, हम किसानों के कर्ज माफ़ी की बात कर रहे हैं, उनकी MSP बढ़ाने की बात कर रहे हैं। जो मनरेगा से जिनको रोज़गार नहीं मिलता है उसको आप 220 से 400 रुपये करने की बात कर रहे हैं। आंगनवाड़ी सेविका सहायिका का जो वेजेस है मानदेय उसको डबल करने की बात कर रहे हैं। PMLA जो मिसयूज़ ऑपोजिशन का हो रहा, हम तो कह रहे हैं हम सत्ता में आएंगे तो PMLA को चेंज करेंगे और हम इस तरह का लोकतंत्र में राजतंत्र नहीं चाहते हैं। वैसे बीजेपी ने कांग्रेस के इस घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा करार दिया है। इस मैनिफेस्टो को देखकर सिर्फ एक ही बात कही जा सकती है, जो मैंने उदाहरण दिया कि लोग शायद प्रतिक्रिया करने को तैयार नहीं थे, उनसे आह्वान करना पड़ा कि भाई ताली तो बजाइए। जिसे एक पंक्ति में कहा जाता है कि वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया। कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र में जो वादे किए हैं अब वो पब्लिक रैलीज के माध्यम से जनता के बीच में लेके जाएगी, लेकिन क्या लोग इन वादों पर भरोसा करते हैं, ये चुनावी नतीजे बताएंगे। कैमरा पर्सन रोहित विश्वकर्मा के साथ वैभव पलनीटकर, NDTV इंडिया के लिए। तो आपने पूरी रिपोर्ट देखी कि कांग्रेस के मुख्यालय में आज क्या हुआ, मैनिफेस्टो की क्या खास बातें हैं। कुछ चीज़ें आपको बताना चाहते हैं जो हमने कहा कि कांग्रेस ने अपनी नीतियों में, अपने प्रोग्राम में कुछ चेंजेस किए हैं। तो 2019 में क्या हुआ, 2024 में क्या बातें हैं, कुछ खास अंतर जो है वो दो बड़े मुद्दों पर नजर आ रहा है। एक तो कांग्रेस ओल्ड पेंशन स्कीम की वकालत करती रही और दूसरा कांग्रेस पार्टी बैलेट पेपर को लेकर, EVM को लेकर सवाल खड़ा करती रही। तो पहले मैं बात करता हूं 2019 के मैनिफेस्टो में पेंशन स्कीम के बारे में क्या कहा गया था। ध्यान से देखिएगा इन ग्राफिक्स को। 2019 के मैनिफेस्टो में कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि वो ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेगी। और आपको बताऊं, बीते 3-4 सालों में जो चुनाव हुए विधानसभाओं के, वहां कांग्रेस ने इसको मुद्दा बनाकर सफलताएं भी पाई। हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना इसके एग्जाम्पल हैं। लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश के चुनाव हार गए, OPS का मामला वहां पे चला नहीं था। तो क्या ये पार्टी के अंदर एक और नया सोच आई है कि OPS को कंपल्सरीली मैनिफेस्टो में नहीं डालना चाहिए? क्योंकि इस बार का जो मैनिफेस्टो है 2024 का, उसमें कुछ और बातें रखी गई हैं। इस बार एक पहली बात तो OPS या NPS दोनों का ही जिक्र नहीं है। ये दलील दी गई है पार्टी के नेताओं के द्वारा जिन्होंने मैनिफेस्टो को बनाया कि केंद्र सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम पर एक कमेटी बना दी है, हम उस कमेटी के रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। वित्त सचिव की अगुवाई में ये कमेटी बनाई गई है। कमेटी NPS और OPS की मांग का विश्लेषण कर रही है। कमेटी की रिपोर्ट जब आएगी तब हम अपना स्टैंड क्लियर करेंगे, यानी कमेटी क्या कहती है OPS और NPS के बारे में, उसके बाद कांग्रेस पार्टी अकॉर्डिंगली अपना स्टैंड क्लियर करेगी। यही सवाल मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन P चिदम्बरम साहब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि क्या कांग्रेस पार्टी ओल्ड पेंशन स्कीम के अपने नारे से पीछे हट रही है। सुनते हैं उनको। The broad theme of the manifesto is justice. Every aspect of justice has been threatened, weakened, diminished, and in some cases denied in the last 10 years, especially in the last 5 years. I'm sorry to report that what we had predicted in 2019 has come to pass in 2024. The overall theme of the Congress manifesto is 3 powerful words: work, wealth, and welfare. एक और जो बड़ा अंतर है 2019 और 2024 के आज के कांग्रेस के मैनिफेस्टो में, वो है EVM को लेकर। आपको याद होगा 2019 में, और नहीं याद है तो मैं आपको याद दिला दूं, 2019 के घोषणा पत्र में कांग्रेस ने कहा था कि मत पत्रों से, बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएंगे, यानी EVM को खारिज करने की बात कर रहे थे। और 2018 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसमें ये पार्टी ने प्रस्ताव पारित किया था। इसीलिए 2019 के मैनिफेस्टो में ये कहा गया कि वापस मत पत्रों की ओर पार्टी लौटेगी। लेकिन आज जो मैनिफेस्टो आया है उसमें बैलेट पेपर की बात नहीं की गई है, उसमें EVM का ही जिक्र है। पार्टी EVM से ही चुनाव कराना चाहती है। कांग्रेस की दलील है कि चुनाव तो EVM से ही होंगे, वोटर को वोटर स्लिप पाने का अधिकार दिया जाएगा। वो जो वीवीपैट पे स्लिप निकलती है वो वोटर को पाने का अधिकार दिया जाएगा। वोटर को पता रहेगा कि उसने किसको वोट दिया है और वो वोट उसको
पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, जो कि उस पर्ची में दिखाई देता है। और सभी जो वोटर की स्लिप है उसकी गिनती की जाएगी, यानी कंपल्सरीली वीवीपैट की पर्चियों की गिनती के सहारे कांग्रेस पार्टी आम अगले जो चुनाव है, अगर वो सत्ता में आती है तो वो करना चाहती है। इसी मुद्दे पर आइए बात करते हैं एक्सपर्ट से। पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं विनोद शर्मा जी, जो कि हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर हैं और कई सालों से कांग्रेस पार्टी को बहुत करीब से कवर करते आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी, वक्त निकालने के लिए, एनडीटीवी से बात करने के लिए एक बार फिर से। कांग्रेस ने मैनिफेस्टो रिलीज किया, न्याय पत्र उसको नाम दिया है। आपको क्या खास लगा आज के इस कांग्रेस के मैनिफेस्टो में? देखिए, नया सिर्फ यह है कि जितनी बातें, तात्कालीन बातें हैं जिस पे कांग्रेस बोलती रही है, सरकार से गुजारिश करती रही है, डिमांड करती रही है कि उन पर उस पर पेशरफ्त हो, लागू किए जाए, वो सब चीजें लिखी हुई हैं। अब मिसाल के तौर पे वो सब चीजें हैं, जैसे कि कास्ट सेंसस है, इसमें एमएसपी है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए, इसमें जो क्या कहते हैं राजस्थान में जो कैशलेस हेल्थ केयर का मॉडल है उसकी बात वो कर रहे हैं। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं, जीएसटी 2.0, वो जो जीएसटी है, जो वर्जन जीएसटी का बीजेपी लाया है, उससे कांग्रेस कहती है कि लोगों को दिक्कत हो रही है, छोटे उद्योगों को, तो उसको भी बदलना चाहिए। तो सारी चीजें एक जगह उन्होंने एक साथ कह दी हैं और अब उनके सामने चैलेंज ये है कि अपनी बात को आसान भाषा में जनता तक कैसे पहुंचाएंगे। क्योंकि अगर आपको याद हो 2019 में भी इन्होंने एक बड़ी अच्छी स्कीम इलेक्शन के दौरान आखिरी दिनों में अनाउंस की थी, मिनिमम आय की जो स्कीम थी, न्याय जिसका नाम था, लेकिन वो बात उनकी जनता तक पहुंच नहीं सकी और वो क्लिक नहीं किया। तो अब चैलेंज ये है कि ये जो इन्होंने मैनिफेस्टो जो लेके आए हैं, इसको जनता तक पहुंचाएं और जनता तक इफेक्टिवली पहुंचाएं। अगर कंफ्यूज मैसेजिंग होगी और विभिन्न लोग विभिन्न तरह से उसको पेश करेंगे, तो फिर मैं नहीं समझता हूं कि जनता जो है वो आश्वासित होगी। विनोद जी, एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट पे मैं आपका व्यू जानना चाहूंगा, वो ये कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर ये मैनिफेस्टो बिल्कुल चुप हो गया है। कांग्रेस पार्टी ने ओपीएस पर कई सारे चुनाव जीते, लेकिन मैनिफेस्टो में आज जिक्र नहीं था। सवाल भी चिदम्बरम साहब से पूछा गया। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी क्या रीथिंक कर रही है पेंशन स्कीम को लेकर, अपनी बातों को लेकर? अच्छी बात है, नहीं बात कर रही है तो, क्योंकि जब ये पहले लेके आई थी उस वक्त जो सत्तारूढ़ दल है उसकी तरफ से सवाल उठाए जा रहे थे कि क्या भारत की इकोनॉमी या स्टेट्स की इकोनॉमीज झेल सकती हैं इतने बड़े खर्चे को। और उस वक्त उन्होंने, इलेक्शन हो रहे थे, उन्होंने अपना तेवर नहीं बदला। लेकिन उनसे कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए। अगर देर से ही ज्ञान मिला या देर से ही आभास हुआ कि ये शायद स्कीम उतनी अच्छी तरह से लागू नहीं की जा सकती और अगर इस पे इतना पैसा खर्च होगा तो और चीजों पे पैसा घटाना पड़ेगा, तो अनुपात में ही एक्सपेंडिचर होना चाहिए सोशल सेक्टर में। और मैं समझता हूं अगर वो चुप है इस पे तो अच्छी बात है, उस पे तंज ना कसे, उस पे कटाक्ष न करे अब सत्तारूढ़ दल, क्योंकि स्वयं कह रहा था सत्तारूढ़ दल कि ये जो ओल्ड पेंशन स्कीम है ये इकोनॉमिकली वाइज स्टेप नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद शर्मा जी, हमसे बात करने के लिए, वक्त निकालने के लिए। अब आइए चलते हैं, एक और एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक और वरिष्ठ पत्रकार, एक जमाने में नवभारत टाइम्स के संपादक रहे, हमारे साथ जुड़ रहे हैं रामकृपाल सिंह जी। रामकृपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये मेरा पहला सवाल वही है जो मैंने विनोद जी से पूछा था। कांग्रेस का मैनिफेस्टो आ गया है, क्या खास लगा आपको, कैसा लगा आपको ये मैनिफेस्टो? अगर मैं एक लाइन में कहूं तो ये घोषणा पत्र है जिसका पूरा कर पाना बहुत ही मुश्किल काम है। जैसे देखिए, उदाहरण राहुल जी ने जो इसमें कहा है कि 5 न्याय और 25 गारंटी, और खड़गे जी भी कह रहे थे, तो 5 न्याय में महिला, युवा, किसान, इनकी जो बातें की गई हैं, अब आप देखिए उन्होंने कहा है महिलाओं के लिए कि हम महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देंगे। रफली अगर 1 लाख को आप डिवाइड कर दीजिए 12 महीने में तो 8,000 कुछ रुपए आता है।
दूसरा, उन्होंने युवाओं के लिए कहा है कि जो लोग जब पढ़ते समय ही कुछ अप्रेंटिस कराएंगे और उसके बाद उनको किसी तरह की नौकरी का आगे करेंगे, बट वहां भी कुछ 1 लाख रुपए कुछ देने की बात, वो साल की कुछ ऐसे है कि हाँ इतना उनको दिया जाएगा। तीसरी बात जो उनमें है, श्रमिकों के लिए है, मनरेगा को 400 उन्होंने किया है। ये मतलब एक है, लोक लुभावन है, लोगों को लगेगा। चौथी, ये इसके अलावा जो उन्होंने मुख्य बातें कही हैं कि जातीय जनगणना कराएंगे, और जातीय जनगणना कराएंगे, और जो रिजर्वेशन की 50% सीलिंग है उसको संविधान संशोधन करके बदलेंगे और उसकी लिमिट बढ़ाएंगे, ताकि जो जनसंख्या के हिसाब से जो भागीदारी होनी चाहिए उसको सुनिश्चित किया जा सके। ये सारी बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा, एक और चीज है, मनरेगा को अगर आप 4000 कर रहे हैं, 400 रुपए कर रहे हैं, मतलब महीने का एक श्रमिक को 12,000 रुपए मिनिमम की गारंटी है। अगर वो 30 दिन एवरेज काम करता है तो 12,000, जबकि जो महिला है उसको 8,000 रुपए ये है। खैर, ये सब सारी चीजें मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, ये घोषणा पत्र जो है सिर्फ कांग्रेस पार्टी का है, लेकिन उसी मंच से राहुल जी ने कहा कि इंडिया अलायंस जब जीतेगा उसके बाद तय होगा कि प्रधानमंत्री कौन होगा। जाहिर सी बात है कि ये सिर्फ पार्टी का है, ये इंडिया अलायंस का घोषणा पत्र नहीं है। तो जो अगर मान लीजिए कि सत्ता में लोग आ जाते हैं, तो जो घोषणा पत्र लागू होगा वो तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा, जो सारी पार्टियों के घोषणा पत्र का थोड़ा थोड़ा अंश मिला के होगा। बहुत बहुत शुक्रिया रामकृपाल जी, आपने कॉन्ट्रा व्यू पॉइंट बताने का इस टॉपिक पर, कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में। शुक्रिया रामकृपाल जी हमसे बात करने के लिए।